हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज बच्चा पार्टी हम लोग करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स है फ्रॉम माय क्लास 12th। तो ओरिजिनली इस चैप्टर में होता क्या है, थोड़ा सा पहले ये समझेंगे। उससे पहले मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब तो हमारा वॉरियर बैच भी आ गया है। प्लस वन मोर थिंग जो मेरे को आप लोगों को इन्फॉर्म करना है, पीडब्ल्यू आप सब लोगों के लिए एक हिंदी मीडियम बैच भी लेकर आया है, जिसमें आप लोगों को जो भी कंटेंट है वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, इवन इंग्लिश को भी उसमें हिंदी में कराया जा रहा है बाय यूजिंग वेरियस वर्ड मीनिंग्स, या उसकी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग इन हिंदी एज वेल। किसी को लगता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ हिंदी एज वेल, तो गो ऑन पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम चैनल, वहां पर आपको ये बैच की क्लासेस भी मिल जाएंगी, राइट। और आप लोगों का हिंदी का जो भी कंटेंट है वो भी वहां पर अवेलेबल है। तो आप लोगों की हिंदी की परेशानी जो थी ना कि हिंदी कराओ, तो हिंदी भी वहां पर हो रहा है। तो आप लोग जा सकते हैं वहां पर, लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब करते हैं हम लोग हमारे आज वाले लेक्चर की शुरुआत। जिस टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे ना बच्चा पार्टी, वो मेरा फेवरेट क्यों है, बिकॉज ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जिस बुक से लिया गया है ना, उसका नाम था द इनविजिबल मैन। और द इनविजिबल मैन ये आप लोग लिख सकते हो, ये टेकन फ्रॉम कहाँ है, टेकन फ्रॉम इनविजिबल मैन, द इनविजिबल मैन। और ये बुक जो थी ये किसने लिखी थी, ये H.G. वेल्स ने लिखी थी। तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, वो उसी बुक का एक छोटा सा हिस्सा है, उसी बुक का एक इंसिडेंट एक्सप्लेन करते हुए ये चैप्टर है। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों इस चैप्टर में, मैंने क्यों बोला कि ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, इज बिकॉज कि इसकी जो कहानी है, लाइक जो साइंटिस्ट है इसके अंदर जिसका नाम है ग्रिफिन, वो इतना बड़ा लॉलेस आदमी था, इतना ज़्यादा लॉलेस था वो, कि उसने कुछ भी गलत करने से पहले सोचा ही नहीं। एंड एक्चुअली जब आप लोग उसकी बुक पढ़ोगे ना, यू विल गेट टू नो वेरियस इनसाइट्स। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपको नॉर्मली में नहीं मिल रही हैं, बुक में हमारे चैप्टर में नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लेवल ऑफ इंटरेस्ट वो बुक आपका बना देगी। एंड आई ऑनेस्टली टेल यू कि मैंने जो मुझे बुक्स पढ़ने का शौक हुआ ना, आई एम अ बिब्लियोफाइल, आई लव रीडिंग बुक्स। तो मेरे को ये जो बुक्स पढ़ने का शौक हुआ ना, ये आफ्टर रीडिंग दिस बुक ही हुआ। तो दिस एन इनविजिबल मैन, तो डेफिनेटली आई रेकमेंड एवरीबडी की पेपर्स ओवर हो जाए ना तो जरूर एक बार इस किताब को पढ़ना। यू विल गेट टू नो मोर अबाउट ग्रिफिन एंड वो कितना बड़ा पागल इंसान था। आई टेल यू द एंडिंग एज वेल लास्ट आते आते, क्योंकि वो एंडिंग इतनी इंटरेस्टिंग है कोई कहने की हद नहीं। स्टोरी तो यहाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन आई डेफिनेटली टेल यू द एंडिंग की होता क्या है, बिकॉज तभी आप लोगों के मन में ना एक इंटरेस्ट जाएगा कि हाँ यार एक बार हम भी पढ़ के देखते हैं, स्टोरी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है क्या? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बेसिकली एक हमारे ऐसे साइंटिस्ट के बारे में स्टोरी है जिसका नाम था ग्रिफिन। ये ग्रिफिन ने बहुत सालों तक ना प्रैक्टिस करी, करता गया, और वो ना एक ऐसा ड्रग बनाना चाहता था जो इनविजिबल होने में हेल्प करता है। इनविजिबल कैसा? मिस्टर इंडिया जैसा। जब लोगों ने मिस्टर इंडिया मूवी देखी होगी सबने, तो मिस्टर इंडिया जैसे वो वॉच पहन के गायब हो जाते थे, इसने एक पोशन था, यानी कुछ केमिकल्स थे, कुछ ड्रग्स थे जो इसने खाए और उसे अपनी बॉडी में इंड्यूस किया, जिसकी वजह से ये इनविजिबल हो गया। इनविजिबल एज अ शीट ऑफ ग्लास पेपर के अंदर यूज किया गया है। इनविजिबल एज अ शीट ऑफ ग्लास बट एज हार्ड एज ग्लास, मतलब दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि गायब ही हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, जिंदा वो है, धरती के ऊपर वो है, लेकिन बस सामने वाले को दिख नहीं रहा। कोई टकराएगा ना उससे तो पता लगेगा कि हाँ यार कुछ था, पर दिख नहीं रहा है। तो वो इनविजिबल लाइक ग्लास था, लेकिन इनविजिबल हुआ नहीं था। अब किसी ने बिग बॉस देखा हो तो याद है वो ओम बाबा पहले दिन पे दरवाजे पे टकरा गए थे, तो इनविजिबल लाइक ग्लास लेकिन एज हार्ड एज ग्लास, इसका भी वही हाल था, बिल्कुल वैसा ही हो गया था। ये भी एकदम गायब, दिख नहीं रहा था किसी को भी। लेकिन दिखने के साथ साथ, मतलब एज इन ना दिखने के साथ साथ, देयर वाज वन मोर थिंग जो यहाँ पर था, वो ये है कि ही वाज एज हार्ड एज ग्लास इटसेल्फ, कि मतलब वो अभी भी गायब हुआ है, ऐसा नहीं है कि दुनिया से उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब गायब होने के साथ साथ जिंदगी में उसकी परेशानियों की ना बौछार आ गई। उसको लगा इनविजिबल हो गया, मुझे तो कोई देखेगा नहीं, मैं तो जिंदगी में मजे कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी हो जाएगी ऐश की। लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कि इनविजिबिलिटी जो थी उसकी, उसने उसको प्रॉब्लम्स ज्यादा दी हैं एज कंपेयर टू उसको खुश रखने से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज जिस समय पे वो इनविजिबल हुआ, उसको रियलाइज हुआ कि अगर वो कपड़े पहनता है तो बॉडी नहीं दिख रही, लेकिन कपड़ों की आउटलाइन दिख रही है। तो उसको पूरे के पूरे अपने कपड़े उतारने पड़े। ही हैड टू रोम नेकेड इन द फील्ड्स ऑफ लंडन। अब फील्ड्स नहीं, रोड्स ऑफ लंडन, वेरी सॉरी।
उसी के साथ साथ अब इमेजिन करो दिल्ली में इतनी कड़ाके की ठंड है, कोई कहने की हद नहीं, मतलब दिल्ली में लोएस्ट टेम्परेचर अभी कल ही 2.8 गया है, तो लेट इट बी जो भी था टेम्परेचर, बट हाँ इसी के साथ साथ दिल्ली में भी इतनी ठंड है, मतलब इमेजिन करो फिर लंदन में जहाँ तो बर्फ पड़ती है वहां पर कितनी ज्यादा ठंड होगी, उसको चिल जनवरी एयर में बिना कपड़ों के घूमना पड़ा था। एंड उसको तब रियलाइज हुआ कि उसकी प्रॉब्लम्स वर बाय नो मीन्स ओवर, उसकी परेशानियां तो खत्म ही नहीं हुई, अभी तो बहुत कुछ है झेलने वाला। फिर कभी यहाँ जाके सो, कभी किसी शॉप में घुस जाओ, शॉप में जाकर सो जाओ, वहां पे शॉप ओनर के वहां से खाना खाओ, बीफ खाओ, और उसके बाद उन्हीं की चादरों के बीच में सो जाओ कपड़े वपड़े पहन के, फिर अगले दिन वापस से अपने कपड़े उतारो, इनविजिबल हो जाओ, वापस शहर में आ गए, बिल्कुल ऐसी खाली सड़कों में आ गए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ग्रिफिन जो था वो फेस कर रहा था। उसके बाद फिर वो ड्रूरी लेन जाता है, ड्रूरी लेन में वो किसी थिएट्रिकल कंपनी के ओनर के सर के ऊपर मारता है, उसके सारे पैसे चुराता है, वहां से विस्कर्स, नोज, नकली वाले चश्मे, गॉगल्स सब लगा के अपनी एक फेक सी अपीयरेंस बना के वहां से निकल जाता है, कहाँ की तरफ, आइपिंग की तरफ। अब आइपिंग में जब वो पहुंचता है तो आइपिंग में जनरली उस टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे ज्यादा लोग नहीं आते थे, ज्यादा लोग नहीं आते थे, मतलब ज्यादा कम, बहुत ही कम लोग थे ऐसे जो वहां पे होटल में आकर रहते थे। तो उस समय पे जब वो वहां आया तो उसके लिए एक लाइन यूज करी गई कि ही हैड एवरीबॉडीज टेल्स वैगिंग, कुत्ते की पूंछ जैसे एक्साइटमेंट के मारे हिलने लगती है ना, तो वैसे ही उनकी टेल्स नहीं सॉरी टंग, तो सबकी टंग्स वर वैगिंग, व्हिच मींस एवरीबॉडी गॉट रियली एक्साइटेड कि चलो यार शिकार आया है, इससे तो पैसा बनाएंगे। उसके बाद ग्रिफिन क्योंकि चोरी करके पैसा लाया था, तो चोरी का पैसा ज्यादा रहने चला नहीं, तो पैसा खत्म हो गया। ही हैड अ क्वेश्चन मार्क कि अब मैं पैसा कहाँ से लाऊं, तो वो पैसा लेने के लिए फिर वो जाता है क्लर्जी मैन के घर पे चोरी करने। अब जाता है इनविजिबल होकर, क्लर्जी मैन के घर पे जाता है, चोरी करता है, क्लर्जी मैन को पता नहीं लगता वहां पर कौन है, और अगले दिन आता है और मिसेस हॉल के हाथ में दे देता है पैसे। तो शक तो ऑटोमेटिकली, शक की जो सुई थी वो घूम गई ग्रिफिन की तरफ। वो क्यों घूम गई, पिछली रात को क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुई, आज ग्रिफिन ने आके पैसे दे दिए, और वैसे ही ग्रिफिन की अपीयरेंस इतनी ज्यादा वियर्ड थी, इतनी ज्यादा एसेंट्रिक थी, इतनी स्ट्रेंज थी कि लोग उसको देखकर ही देवर लाइक यू नो, कितनी उसके दिमाग में था कि ठीक है ये कुछ आदमी जो है ना ये कुछ खराबी है, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ परेशानी तो है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस मैन, वो था उनके दिमाग में दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो जब उन्हें ये दिखता है कि यस समथिंग इज रॉन्ग, तो सबका शक जाता है ग्रिफिन की तरफ, और वो ग्रिफिन भाई साहब ने चेयर उठाई, इनविजिबल होके चेयर उठाई और फेंकी मिसेस हॉल की तरफ। मिसेस हॉल का तो वही दिमाग खराब, शी वाज लाइक कि मेरे घर की चेयर ऐसे उड़ रही है, मेरी मम्मी ने चेयर दी थी, इसने मेरे घर में जादू टोना कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, ये मेरे घर में नहीं रहेगा, मैं इसको नहीं रखने वाली, और फिर पूरे गांव में शोर मच जाता है। उस टाइम पे आता है पुलिस ऑफिसर जैफर्स, और जैफर्स आके पकड़ने की कोशिश करता है हमारे ग्रिफिन को, लेकिन ग्रिफिन इतना बड़ा लॉलेस आदमी था, ही डिडंट केयर अबाउट एनीवन, वो इतना कैलेस था, ये वर्ड्स में दूंगी आंसर में जरूर लिखना, ये अच्छे मार्क्स देंगे तुम्हें। वो इतना कैलेस था, इतना इररिस्पॉन्सिबल, इतना इरिटेबल था कि उसने अपने बैंडेजेस उतारना शुरू किया। उसने बोला तुम जानते नहीं हो तुम किससे पंगा ले रहे हो, एंड उसके बाद वो अपनी सारी बैंडेजेस उतारता है और वहां से चलता बनता है और निकल जाता है और वहां से बच जाता है। यहां तक तो हमारे बुक में स्टोरी दी गई है, आप लोग लास्ट तक रुकना है, इसकी स्टोरी में आगे क्या होता है, मेरे को बस 5 मिनट लगेंगे, आई गिव यू अ शॉर्ट ब्रीफ कि इसके आगे स्टोरी में क्या हुआ। एंड आई समहाउ बिलीव कि अगर आप लोगों को पता है ना कि इसकी एंडिंग कुछ ऐसी थी, तो यू डेफिनेटली विल हैव दैट पॉइंट इन माइंड कि हाँ यार एक बार किताब पढ़ के देख ही लेता हूँ कि क्या है। एंड येस आई एम टेलिंग यू, ऑल्दो ये नॉवल क्लास 12th में दी जाती थी पहले, बट आई स्टिल बिलीव कि ये चैप्टर, ये इसके जो चैप्टर्स है, जिस तरीके से इस बुक को लिखा गया है, इट इज सुपर्ब, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक, ये बहुत बढ़िया किताब है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे हमारे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। आज मैं 2 टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। एक तो जो क्वेश्चन रहेगा आपका आरटीसी का, वो आपके सीबीएसई 2021 के अंदर जो आप लोगों का वो रहा है, 2021 के अंदर जो आप लोगों का क्या था अभी पेपर आया है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये उसी के क्वेश्चंस हैं, पूरा एज इट इज उसके ही क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक में से उठाया गया है। फिर जो आप लोगों के एमसीक्यूज हैं बच्चा पार्टी, वो सारे के सारे एमसीक्यू भी आपके सीबीएसई के ही जो इस साल ने सैम्पल पेपर्स जारी किए हैं उसमें से एमसीक्यूज दिए गए हैं, ताकि आप लोगों को कुछ ये ना लगे कि मैम आप वो नहीं करा रहे जो पेपर में आने वाला है। तो सारा वही है, सारा का सारा सीबीएसई 2021 से 2022 का जो सेशन था उसमें से आरटीसी लिया गया है आपका। ये 22 से 23 का जो सेशन था में से आपके सारे के सारे एमसीक्यूज, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिए गए हैं एनसीईआरटी में से। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस है और जो लगता है कि सैम्पल पेपर में पूछे जा सकते हैं, प्लस आपके जो सैम्पल पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, यानी आपके PYQ जो हैं उनमें से भी ये क्वेश्चंस
उठाए गए हैं, जो मुझे लगता था कि बहुत रेलेवेंट है, टेकन दोज। मुझे ऐसे क्वेश्चंस भी लगे जो मुझे लगता है कि पेपर में पूछे नहीं गए हैं, क्योंकि नहीं पूछे गए हैं तो क्या पता इस साल पूछ ले, बिकॉज यू नेवर नो पेपर में क्या आ जाए। तो दैट इज वाई आई टेकन ऑल दोज क्वेश्चंस। टाइम बहुत ही कम रह गया है, करते हैं हम लोग हमारी क्लास को स्टार्ट। और सबसे पहला है हमारा एक आरटीसी। वो कहते हैं 2 boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of a bare feet। अब शुरुआत कैसे होती थी स्टोरी की कि 2 बच्चे बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि कुछ मडी इम्प्रिंट्स हैं, कुछ पैरों के निशान जो है ना। हाँ, सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी एवरीबडी। 2 boys started in surprise at the muddy imprints of a bare feet। बच्चों ने देखा कि यार 2 ना पैरों के निशान लगते जा रहे हैं, 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 पैरों के निशान लग रहे हैं पर इंसान नहीं दिख रहा। तो दे वर वेरी सरप्राइज्ड टू सी कि हो क्या रहा है। What was a bare feet man doing on the steps of a house in the middle of London? And man, तो एक तो इतनी ठंड के अंदर इंसान नंगे पैर घूम रहा है, वो भी ऐसा जो दिख नहीं रहा है। nobody knows that where the man is, nobody is able to see कि वो आदमी कहाँ है। और उसके अलावा वो भी एक घर के स्टेप्स पे, यानी एक घर की स्टेयर्स के ऊपर उस आदमी के पैर के इम्प्रिंट्स हैं। पर ये आदमी कहाँ है? सवाल तो यही है ना कि ये आदमी कहाँ है? इन द मिडिल ऑफ द लंडन, एंड वेयर वॉज द मैन? सवाल तो यही है ना कि वो आदमी कहाँ था। As they gazed, a remarkable sight met their eyes। और जैसे वो लोग देखते गए, as they looked, एक remarkable, एक काफी सरप्राइजिंग सा, एक काफी अनएक्सपेक्टेड सा सिनेरियो उनकी आंखों के सामने आया। एक फ्रेश फुटमार्क अपीयर हो गया रैंडमली, पता नहीं कहाँ से। फर्दर फुटप्रिंट्स एक के बाद 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 एक आगे के आगे जाते गए। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्टेयर्स, यानी डिसेंडिंग मतलब गोइंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ वो स्टेप्स जा रहे थे। जैसे कि मान लो कोई सीढ़ियां उतर रहा है और डाउनवर्ड्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, मतलब मूविंग टूवर्ड्स द स्ट्रीट। और स्टेयर से उतर के, कोई स्टेयर्स से उतर के कहाँ जा रहा है? टाउन की तरफ जा रहा है। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल जो मडी इंप्रेशंस थे ना वो फेंट होते गए, डल होते गए, होते गए, होते गए और गायब हो गए। ये पता कैसे कर सकते हैं हम? आप लोग जब गर्मियों में पैरों पे पानी लग जाता है और नंगे फर्श पे चलते हो ना, तो हमारे पैरों के इम्प्रिंट्स छपते जाते हैं और थोड़े टाइम बाद वो फेड हो जाते हैं बिकॉज पानी सूख जाता है। तो बिल्कुल वैसा सही सिनारियो हुआ, जो भी इसके पैरों पे मड थी वो सूख गई एंड इवेंचुअली जो भी उसके मडी इम्प्रिंट्स थे वो सारे के सारे गायब हो गए। अब जब वो गायब हुए तो उसके ऊपर क्या क्या सवाल बन सकते हैं? वो कहते हैं why were the 2 boys surprised to see the muddy imprints? वो 2 boys surprised क्यों थे? they were surprised क्योंकि वो एक unbelievable sight थी, काफी unusual sight थी। उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था। एक तो कि वो बहुत ठंड है bare feet walk करने के लिए in the winter chill, and also the man was not there, and also there was nobody। और वहां पर कोई था भी नहीं जिसके पैरों के इम्प्रिंट्स दिखते। तो यही इसका आंसर है कि वो लड़कों के लिए सरप्राइज ही इसीलिए था बिकॉज एक तो सर्दी में कोई नंगे पैर घूम रहा है, और दूसरा कि बंदा कहाँ है, दिखना भी तो चाहिए ना, देयर इज नो मैन। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाई डिड दे थिंक इट वाज रिमार्केबल? बिकॉज इट वाज अ काइंड ऑफ अ मिस्ट्री दे वांट टू सॉल्व, कि कहाँ पे है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, पागल लड़का हमको बनाएगा, ऐसा वाला ही हाल हो रहा है इनका कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहे। एंड दे वांटेड टू सॉल्व द मिस्ट्री, दे वांटेड टू चेक आउट कि ये कहाँ से आ रहा है, मतलब कि कौन है, लाइक दे वांटेड टू सॉल्व द मिस्ट्री आउट ऑफ इट। हु वाज मेकिंग दीज फुटप्रिंट्स? ऑब्वियसली जो हमारे ग्रिफिन भाई साहब हैं, हमारे लॉलेस भैया हैं, वही हमारे फुटप्रिंट्स बना रहे थे। व्हाई वाज सच एन इंसिडेंट टेकिंग प्लेस? ये क्यों हो रहा था? बिकॉज ये ग्रिफिन के सिर्फ पैरों के निशान क्यों दिख रहे थे? बिकॉज ये वो वाले सिनेरियो की बात है जब ग्रिफिन उस बिग लंदन स्टोर से भाग जाता है ना, क्योंकि उसके जो वो थे, कौन थे, कर्मचारी थे, वो उसको देख लेते हैं। द पीपल वर्किंग देयर, द सर्वेंट्स सॉ हिम, so he ran from there, he got naked again, and somehow उसका पैर किसी मड पे पड़ा और उसके इम्प्रिंट्स छप गए। तो ये वही वाले सिनेरियो की बात की जा रही है। To get away without being seen, he had to become naked। naked का मतलब होता है कपड़े उतार के घूमना। Find a set of 2 words from the extract that happens to be the antonyms of each other। Antonyms का मतलब हो गया opposite of each other। वैसे तो यहाँ पर दिए गए हैं descending मतलब downwards, ये हमने पहले भी किया था, ये होता है downwards, यानी आप नीचे की तरफ जा रहे हो, यानी आप एक तरीके से हम कह सकते हो आप गोइंग कर रहे हो, राइट। और प्रोग्रेसिंग का मतलब होता है अपवर्ड्स, मतलब आप अपवर्ड्स या फॉरवर्ड।
तो ये काफ़ी सिमिलर से मीनिंग हो गए। या तो आप डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जा रहे हो, या आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, या आप आगे की तरफ जा रहे हो। तो बोथ दी वर्ड्स आर कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ये वो है कम ऑपोजिट का पेयर। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। वो कहते हैं व्हाट इज द मेन थीम ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पैरों के बिना उसके निशान, वो कहाँ से आते हैं, ये इसकी क्या थीम है, इस चैप्टर की क्या थीम है। वन शुड नॉट मिस यूज साइंस, साइंस का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक ना लाइन है, मतलब एक फ्रेज है, साइंस इज अ फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर। साइंस फ्रैंकेनस्टाइन, कि साइंस जो है ना वो एक ऐसा मॉन्स्टर, साइंस एक ऐसा मॉन्स्टर कह सकते हो, या साइंस इज समथिंग कि जिसका या तो आप अच्छा यूज करोगे या आप बुरा यूज करोगे। लाइक दे कैन बी नो यू नो ग्रे इन बिटवीन, इधर इट इज गोइंग टू बी वाइट, इधर इट इज गोइंग टू बी ब्लैक, यानी या तो बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा या गलत ही इस्तेमाल होगा। तो एक थीम जो इस चैप्टर में हाईलाइट करी गई है वो ये है कि कभी भी साइंस का गलत यूज मत करो। its great discoveries can turn even a brilliant scientist into a threatening lawless person। और इसकी जो डिस्कवरीज है, जैसे यहाँ पर इसकी इनविजिबिलिटी, उसने एक समझदार साइंटिस्ट को, अगर ये चीज़ों को वो किसी अच्छे काम के लिए यूज़ करता तो उसकी लाइफ काफ़ी डिफरेंट होती, उसको रिकॉग्निशन मिलती, लेकिन अच्छी चीज़ के लिए। यहाँ पर उसने उसको यूज़ किया गलत चीज़ के लिए। तो यहाँ पर एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी एक लॉलेस पर्सन बन सकता है अगर उसकी ग्रेट डिस्कवरीज गलत तरीके से यूज़। और तीसरा है वन कैन डू एनीथिंग आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल। तो ना बाबा, ये चैप्टर नहीं सिखाता। चैप्टर सिखाता है बोथ ए एंड बी, कि साइंस को मिसयूज नहीं करना चाहिए, और साइंस का मिसयूज अगर किया जाता है तो वो एक अच्छे इंसान को भी एक लॉलेस इंसान में बदल देता है। आई गिव यू सर्टेन गुड वर्ड्स जो आप लोग इसके लिए ग्रिफिन के लिए यूज कर सकते हो। जब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे तब हम करते हैं। अब वो कहते हैं व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द फॉलोइंग इमेज रिगार्डिंग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये देखो, ये वो वाली इमेज है, इसमें आप लोग देख पा रहे हो कुछ कपड़े हैं, ये ग्रिफिन है, यहाँ पे हैट्स हैं, यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज है, विच मीन्स ये कौन से स्टोर की बात हो रही है, ये कहाँ पे सिनेरियो था, ये बिग लंडन स्टोर की बात हो रही है। अब देखते हैं कि यहाँ पे बिग लंडन स्टोर से वो क्या सवाल पूछते हैं। द मैन इन द इमेज इज ग्रिफिन, हाँ बाबा है। He is stealing clothes from Big London store to warm himself. Absolutely. He threatened the staff of the store to give him clothes. नहीं, वो तब घुसता है when everybody had gone. ये odd hours में जाता है, ये odd hours की में गया था, ये उस समय नहीं गया था जब सब लोग थे। He spent the whole day in the store. तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे he spent the whole day in the store। आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। नहीं, इसने पूरा दिन स्टोर में नहीं बिताया था, इसने सिर्फ रात स्टोर में बिताई थी। तो पहली और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। की इमेज में ग्रिफिन है और वो बिग लंडन स्टोर में आया था अपने आप को फॉर्म करने। Why did Griffin pretend that he would get money soon? ग्रिफिन ने, जब मिसेस हॉल ने उससे पूछा था कि तुम्हारे पास पैसा है, उसने बोला था कि हाँ मेरा चेक आने वाला है, जब आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। वो ऐसा उसने क्यों किया था? बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू अरेंज मनी, बिकॉज उसके बाद उसको पता नहीं था कि पैसा कैसे अरेंज करूँ। बिकॉज ही वॉन्टेड टू अवॉइड सस्पिशन, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव देम हिज मनी, पैसा उसे देना पड़ता था, तो ये पॉइंट नहीं हो सकता। बिकॉज ही वॉज प्लानिंग अ थेफ्ट टू अरेंज मनी। देखो, अब ये 3 पॉइंट्स जो है ना, ये वो हो गए हमारे, ये रीना, मीना और शीना है, बहुत क्लोज पॉइंट्स हैं। देखो, ही डिड नॉट नो हाउ टू अरेंज मनी, उसको उस समय तक समझ में नहीं आ रहा था कि पैसा कैसे अरेंज करूं। बिकॉज ही वॉन्टेड टू अवॉइड सस्पिशन, उसने बोला मैं आपको दे दूंगा ताकि वो उस पर ज़्यादा शक ना करे। हाँ, लेकिन पैसा देने से शक की बात नहीं थी, वो उसे, शी वॉज अ मनी माइंडेड लेडी, उसको पैसा चाहिए। ये ऑप्शन भी हम नहीं जाएंगे। हमारे पास बचता है ऑप्शन ए और डी। ठीक कहते हैं बिकॉज ही वॉज प्लानिंग थेफ्ट टू अरेंज, उसने बोला ही वुड गेट द मनी सून। यहाँ पे हिंट क्या है? यहाँ पे हिंट है सून, यानी जल्दी। अब जल्दी वो कब करेगा? जब उसके दिमाग में यहाँ पे कुछ मास्टर प्लान होगा। अब देखो, वो मास्टर प्लान वाली बात कहाँ पे हो रही है? बिकॉज ही वॉज प्लानिंग टू अरेंज थेफ्ट फॉर मनी, या बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू कलेक्ट मनी। सून वो बोल के टाल देता, लेकिन सून लिखा है, विच मीन्स कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, विच मीन्स ही वॉज प्लानिंग, कुछ ना कुछ प्लान तो कर रहा होगा ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का होगा। आ जाओ, द क्यूरियस एपिसोड रेफर टू फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये क्यूरियस एपिसोड कौन सा था? ये वो था जब क्लर्जीमैन को अपनी नीचे कुछ घर के नीचे जहाँ पे उसके पैसे पड़े थे, उसको वहां से कुछ आवाज आती है, एंड ही गॉट अप, ही टुक अ हॉकी स्टिक इन, पोलो स्टिक इन हिज हैंड, और वो चला जाता है नीचे देखने के लिए। और नीचे जाते ही वो बोलता है सरेंडर, एंड व्हेन ही सॉ इनसाइड ही रियलाइज्ड देयर वाज नोबडी इनसाइड दैट रूम।
Nobody was there inside the study. और वहां पर जब वो ड्रॉर खोल के देखते तो he realized there was no money as well. उसने कर्टेन्स के पीछे देखा, even he looked in the drawers कि कोई मिल जाए, but he found nobody. तो he called it a curious episode. तो वो पूछते हैं कौन सा वाला है? A ghostly appearance at Mrs. Hall's guest house, an invisible ace of Griffin, a theft by an unknown force, या all of the above. यहाँ पर एक क्यूरियस एपिसोड पर्टिकुलरली सिर्फ क्लर्जी मैन के केस में ही किया गया है. कंफ्यूज मत हो जाना, मिसेस हॉल नहीं आएगा. एस का मतलब होता है विक्ट्री. यहाँ पर ग्रिफिन की विक्ट्री के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ बात की जा रही है क्लर्जी मैन के बारे में. अननोन फोर्स, लेकिन सॉरी, अननोन फोर्स कहाँ पे? इन क्लर्जी मैन्स हाउस. एक अननोन चीज आई, उसके घर से पैसा लेकर चली गई. तो ये पॉइंट जो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर. Mrs. Hall felt the room was haunted by spirits because Mrs. Hall के हिसाब से जो कमरा था वो स्पिरिट्स से हॉन्टेड था. वो कब था? ये तब होता है जब अगले जब वो चोरी कर कर आता है, ग्रिफिन कमरे में आता है अपने बैंडेजेस उतार के. ही हैड गॉन टू टेक अ बाथ, ही हैड बीन समवेयर इनसाइड द रूम बट ही वाज इनविजिबल. मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल को लगता है कि अरे मौका लगा, मौके पे चौका मारेंगे, कमरे में देख कर आएंगे, क्योंकि वैसे ही सस्पिशियस आदमी है. So they went inside the room. उन्होंने उस रूम में देखा कि ग्रिफिन है या ग्रिफिन नहीं है. And when they realized कि ग्रिफिन नहीं है, उसकी बैंडेजेस पड़ी है. और एक बहुत स्मार्ट दिमाग उन्होंने देखा कि चादर ठंडी है. चादर ठंडी है का मतलब यह है जब आप बेड से उठते हो तो आपकी चादर गर्म हो जाती है ना थोड़ी सी, जिस पे आप लेटे थे. जब वो देखते हैं चादर ठंडी है, which means nobody was there on the bed. And then they realized कि ग्रिफिन बहुत देर से अपने बेड पे नहीं है. उतने में ग्रिफिन तो दूर से देख ही रहा था. उसको चढ़ा गुस्सा, उसने उठाई चेयर और फेंकी मिसेस हॉल की तरफ. मिसेस हॉल डर गई कि अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, और कमरे से हो गई एकदम 9-2-11. वो चली गई कमरे से बाहर और ग्रिफिन ने करा दरवाजा पीछे से बंद, ऊपर से लगाई चिटकनी. उसने बोला चल मैं देख लूंगा तुझे. तो यही वो उनको, और बाहर आकर मिसेस हॉल रोने लगती है कि इसने मेरे घर को स्पिरिट से बिल्कुल ऐसे वो कर दिया है, क्या कहते हैं, पोजेस कर दिया है. मेरे घर में भूत है, मेरे घर के अंदर काला जादू हो रहा है, मेरे घर में देयर हैपनिंग रॉन्ग थिंग्स, कुछ ऑकल्ट का काम हो रहा है यहाँ पर. तो ये वो एपिसोड की बात की जा रही है. वो कहती है मेरा घर में भूत प्रेत है. वो क्यों है? अ घोस्टली अपीयरेंस एट मिसेस हॉल्स गेस्ट हाउस. तो वहां पे कोई घोस्टली अपीयरेंस हुई थी. एन इनविजिबल फेस ऑफ ग्रिफिन, अ थेफ्ट बाय एन अननोन फोर्स, ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर एक घोस्टली अपीयरेंस. और ये कौन सा एपिसोड था? ये था इनका मूविंग चेयर एपिसोड. तो इनके घर के अंदर वो चेयर घूम जाती है. What is Griffin doing in the following image? Trying to scare the people away, becoming invisible, या hitting the village constable. देखो, trying to scare the people away, जिसने यहाँ पर लास्ट इमेज थी हमारी स्टोरी की, यहाँ पर इसने क्या करना शुरू किया था? इसने अपने बैंडेजेस को उतारना स्टार्ट कर दिया था. तो बैंडेजेस उतार कर वो लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था ताकि वो लोग उसको पकड़े नहीं. लास्ट में जब जैफर्स और सारे के सारे गांव वाले उसको पकड़ने आ जाते हैं, तो ही वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. यस, ही वॉज ट्राइंग टू स्केयर पीपल अवे. वो इनविजिबल होना चाह रहा था ताकि वो अनडिटेक्टेड एस्केप कर सके. क्या कर सके? अनडिटेक्टेड एस्केप प्लान कर सके और वहां से भाग जाए. हिटिंग द विलेज कांस्टेबल. यहाँ पर क्या वो विलेज कांस्टेबल को मार रहा है? नहीं, वो विलेज कांस्टेबल को नहीं मार रहा है. लेकिन हमारे पास तो बाबा ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसके अंदर हमारा ए और बी सही हो. So he was trying to scare the people away. Yes. Become invisible. Yes. Hitting the village constable. Yes. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर सिर्फ ध्यान से इमेज को देखा जाए तो यहाँ पर ना तो लोग ऐसे हा करके भाग रहे हैं, नहीं, ना ही वो जैफर्स को हिट कर रहा है. ये रहा जैफर्स अभी पिट नहीं रहा है ना, तो जैफर्स ही बच गया. तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट बनता है कि वो अपने आप को इनविजिबल कर रहा है. इसीलिए हम लोग सिर्फ ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, दैट ही वाज बिकमिंग विजिबल. अब आते हैं डायलॉग्स को मैच करो. माई पुअर मदर यूज टू सिट ऑन दैट चेयर. ये लाइन किसने बोली थी? ये बोली थी मिसेस हॉल ने. तो देख लो ए का 2 कहाँ पे है? ए का 2 हमारे पास एक ऑप्शन सी में है, एक ऑप्शन बी में है. तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया. सेकंड डायलॉग देखो, सरेंडर कौन करेगा? सरेंडर वाला डायलॉग से पुलिस बोलती है. तो पुलिस वाला बंदा यहाँ पे कौन है? पुलिस बोलेगा या क्लर्जी मैन? जब उसने वो जाता है अपनी पोलो स्टिक लेकर कमरे में जाकर बोलता है सरेंडर, एकदम से छोड़ दो, भागो यहाँ से. तो सरेंडर यानी बी का हो गया 3. तो बी का 3 का है, बी का 3 हमारे पास यहाँ पे है. तो हमारा यही हमारा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है बच्चा पार्टी. एंड यू डोंट नो हु आई एम एंड व्हाट आई एम. तो डेफिनेटली इतना ज्यादा नार्सिसिस्टिक था वो तो हमारा ग्रिफिन ही था. नार्सिसिस्टिक क्या होते हैं? नार्सिसिस्टिक, मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है ये सब शब्द. नार्सिसिस्टिक एक ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ अपनी तारीफें करता है, अपने बारे में बोलता है, लाइक मैं ही सब, बाकी दुनिया भाड़ में, आई डोंट केयर.
कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट ऑफ ग्रिफिन्स डीड आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल। अब ये क्वेश्चन कैसे है, इसमें ना दो क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, एक ये और एक ये। तो ए में ऐसा नहीं है कि ये दो ऑप्शंस हैं, नहीं, ये दो ऑप्शंस नहीं है, ये एक के, ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शंस है, ये क्वेश्चन नंबर बी के 4 ऑप्शंस है। तो आ जाओ। सेट लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, जब वो घर से निकलता है सबसे पहले वो घर जलाकर निकलता है अपने लैंडलॉर्ड का, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वो काफी इनह्यूमेन था। आई टेल यू द, अच्छा मैं बता देती हूँ इसने क्यों जलाया था घर। स्टोरी में ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई, लेकिन जो इसका लैंडलॉर्ड था ना वो बहुत ही खुर्रैट इंसान था। ओरिजिनली नॉवल में पढ़ोगे तो इसका जो लैंडलॉर्ड था ना वो बहुत ही खुर्रैट इंसान था। एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज वो कॉन्स्टेंटली इसको नैक करता था, किराया दे किराया दे किराया दे। घर में कुछ अजीब सी आवाज़ें आती थी जैसे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो इसने अपनी इसकी लैंडलॉर्ड की बिल्ली को भी मार दिया था। बताती हूँ चलो क्या हुआ था। इसकी ना लैंडलॉर्ड की बिल्ली थी, तो उसने सबसे पहला इनविजिबिलिटी का जो ड्रग था ना वो अपनी लैंडलॉर्ड की बिल्ली को ही दिया था। एंड वो एनिमल था ऑब्वियसली, तो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी उसकी बिल्ली। इनविजिबल हो तो रही थी लेकिन वो चिल्लाती थी, लिटरली चीखती थी। और उसमें नॉवल में लिखा हुआ है कि हाउ द कैट यूज्ड टू शॉट, वो चिल्लाती थी ऐसे बहुत बुरे तरीके से, उसका बहुत हाल ख़राब होता था जब उसको कॉन्टिन्यूसली इनविजिबिलिटी का ड्रग दिया जाता था। तो वो जो एनिमल था ना वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था। इवेंचुअली वो मर जाती है, और जब वो मरती है तो उसकी बॉडी एकदम स्टोन जैसी, पत्थर जैसी हो जाती है, इतनी हार्ड हो जाती है। एंड देन शी डाइड। तो उसने पहले इसको भी मारा था। तो जो लैंडलॉर्ड था उसको शक था कि इसकी बिल्ली के साथ भी इसी ने कुछ किया है, ग्रिफिन ने ही कुछ किया है। तो तब से उसको ग्रिफिन पे बहुत गुस्सा था। फिर वो ग्रिफिन को कॉन्टिन्यूसली किराए के लिए बोलता था, तो बोलता था कि ये काम मत करो, आई विल नॉट अलाउ यू टू डू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज तुम्हारी बहुत कंप्लेंट आती है, ये है वो है। एंड मोमेंट पे ग्रिफिन ने सोचा कि चलो अब तो मैं इनविजिबल हो गया, अब तो मैं अपना सारा बदला, अपना दिन का, रात का, पापा का, मम्मी का, सबका बदला लेगा रे तेरा ग्रिफिन। फैजल तो नहीं हुआ ये, ग्रिफिन बन के इसने सबका बदला लिया, घर में लगाई आग और निकल गया वहां से कि जा ढूंढ ले मुझे, मैं मिल जाऊं तो मेरा भी नाम बदल दियो, बिकॉज उसे पता था मैं इनविजिबल हूँ, मेरे को तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो ही जस्ट वेंट अवे, वहां से चलता बना। तो अब यहाँ पे उसने उस पहले उसे घर को आग लगाई, फिर वो लंदन स्टोर जाता है, वहां से कपड़े चुराता है, फिर वहां से वो पकड़ा जाता है, फिर वो जाता है एक थिएट्रिकल कंपनी से कपड़े चुराएगा, फिर वो थिएट्रिकल कंपनी ड्रूरी लेन से कपड़े चुराएगा। कपड़े चुराने के बाद वो उसी शॉप से पैसा चुराएगा, पैसा चुराने के बाद वो जाता है, फिर वो क्लर्जीमैन के घर से पैसा चुराता है, और लास्ट में फिर वो क्या करता है, हिट मिसेस हॉल एंड हर हस्बैंड। लास्ट में वो मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड को वो चेयर के थ्रू से मारता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे बच्चों, ये पूरा का पूरा उसकी सारी की सारी जो उसकी कैलस डीड्स है ना, कैलस डीड्स यानी काफ़ी इन क्रूअल, बेसिकली कि जितनी भी क्रूअल डीड्स है ना, जो भी उसने गलत काम किए हैं, ये उसी को दर्शाते हुए एक फ्लो चार्ट था जो हमें कंप्लीट कर। अब आ जाओ, पिक द करेक्ट ऑप्शन। द स्ट्रेंजर वॉज क्या, द स्ट्रेंजर वॉज क्या, द स्ट्रेंजर वॉज इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज के लिए आप लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हो, क्वियर। अकेला भी था, यस, एंड ही वाज कैलस व्हिच ही वाज क्रूअल। ही हैड एस्केप्ड, कहाँ से, लंदन से, और आइपिंग चला गया था। तो ए का 1 और बी का 3, ए का 1 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 बी का आंसर। He had an uncommon appearance, क्यों, क्योंकि he wore bandages around his forehead। तो सी का 4, तो 110% यही इसका करेक्ट आंसर है। 2 मैच करो, तीसरा मिल जाएगा, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट मत करना। How can you say that Griffin was a brilliant scientist? हमने बोला कि ग्रिफिन लॉलेस इंसान था, yes, लेकिन ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी कैसे था? वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट इसलिए था बिकॉज इनविजिबिलिटी उसने डिस्कवर कर दी थी, भले ही उसने उसका गलत इस्तेमाल किया, लेकिन डिस्कवर तो हो गया था ना। As he carried on various experiments, as his experiments were used for common people, ना बाबा इतना अच्छा था ही नहीं वो। As he carried on various experiments to prove that human body could be invisible, yes, क्योंकि उसने ये करके दिखाया था कि human body जो है वो invisible हो सकती है, और उसने अपनी खुद की body को invisible कर दिया था। अगर वो इस invisibility के point को किसी अच्छे काम के लिए यूज करता तो मे बी his life would have been different, उसकी जिंदगी अलग होती, लेकिन unfortunately वो इतना अच्छा था ही नहीं, उसने सारा का सारा काम गलत चीज़ों के लिए ही यूज। I was just having a sip of water। दिल्ली में है वायरल, जो मुझे भी है। आ जाओ, अब करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। इन दिस वील सी कि हमारे चैप्टर में से क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट आई हैव सीन इन द सैम्पल पेपर्स इज कि इस चैप्टर में से यू विल फाइंड हर पेपर के अंदर एक आरटीसी,
एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है, लाइक आई सीन 2 और 3 पेपर्स, तो जो अभी रिसेंट के निकले हुए हैं सैम्पल पेपर्स एंड ऑल, तो उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आरटीसी एक है, शॉर्ट क्वेश्चन एक है। देयर वर टू पेपर्स जिससे मैंने इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं। 2 पेपर्स, 2 पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन थे, एक पेपर में आरटीसी थी, एक में शॉर्ट क्वेश्चन था। तो ये ऐसा चैप्टर है, ऐसा नहीं कि कहीं देंगे आरटीसी में देंगे शॉर्ट क्वेश्चन में देंगे, कहीं से भी आ सकते हैं, तो सब पढ़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग। तो कहते हैं हाउ डिड द 2 बॉयज इन लंडन रिएक्ट व्हेन दे सॉ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स एंड व्हाई। तो वो 2 लड़कों ने कैसे रिएक्ट किया और क्यों किया। जो 2 बच्चे थे ना वो काफी सरप्राइज्ड भी थे और काफी फैसिनेटेड भी थे देखकर वो मडी इम्प्रिंट्स को। दे रिएक्टेड क्योंकि जो इंप्रेशंस थे ना वो दे वर मेड बाय अ पेयर ऑफ ह्यूमन फीट, क्योंकि वो पैरों के इंसानों के पैरों के निशान थे। कैसे बनाते हैं हम पैर, कैसे बनेगा नहीं, वो कुछ पता नहीं है क्या बनता है वो, ऐसा होता है ना वो पैर है ये पता नहीं क्या बना दिया मैंने, हाँ ये बन गया पैर। ऐसे पैरों के निशान थे कुछ, अरे वाह बड़ा सुंदर बना दिया यार मैंने। कुछ इस तरीके के पैरों के निशान थे, ये पैर है कुछ भी, मतलब ऐसे वो हमारे घर में माता रानी के पैर लगाते हैं ना, वैसे ही कुछ बना दिया मैंने, झेल लेना बच्चों। हाँ, दे रिएक्टेड क्योंकि उन्होंने पहली बार मतलब उन्होंने देखा कि इंसानों के पैरों के निशान है विदाउट बॉडी, पैरों के निशान है, इंसान तो गायब है। तो उनके लिए वो बहुत ही क्यूरियस सी चीज थी कि यार ये क्या हो रहा है। These impressions were descending down the steps, यानी हमने देखा था कि वो नीचे जा रहे थे स्टेयर चढ़ के, and advancing towards the street, और आगे की तरफ बढ़ रहे थे, moving forward towards the street, और वहां से स्ट्रीट की तरफ आगे निकल रहे थे। Why does the writer term Griffin as a lawless person? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रिफिन को लॉलेस क्यों बोला गया है। राइटर जो है वो ग्रिफिन को लॉलेस पर्सन बोलता है बिकॉज सबसे पहला काम उसने क्या किया, उसने घर को लगा दी थी आग ऑफ हिज लैंडलॉर्ड हु वांटेड टू इजेक्ट ग्रिफिन फ्रॉम द हाउस, मतलब थ्रो आउट, जिसको ग्रिफिन को घर से बाहर गिराने का या घर से बाहर निकालने का बड़ा मन था। ग्रिफिन इट वाज अनवाइज एंड इररिस्पांसिबल एक्ट दैट प्रूव्स ग्रिफिन्स शॉर्ट टेम्पर एंड रिवेंजफुल नेचर। एक तो उसका गुस्सा दिखता है कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, दूसरा वो रिवेंजफुल है, यानी उसके मन में बदले की भावना है। क्या है उसके मन में, बदले की भावना, वो चाहता है कि वो बदला ले। उसके अलावा आप लोग चाहो तो इस आंसर को अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आप लोग इसमें क्या क्या चीजें और एक्सप्लेन करोगे, आप लोग इसमें बिग लंदन स्टोर का पूरा एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसमें ड्रूरी लेन का एग्जाम्पल दोगे, ड्रूरी लेन में क्या होता है, पूरा पैसे चुराता है, उसके सर पे मारता है। ड्रूरी लेन के बाद आप लोग इसके अंदर जो नेक्स्ट इंसिडेंट डालोगे, नेक्स्ट इंसिडेंट ड्रूरी लेन के बाद जो आप लोग डालोगे वो डालोगे इसके अंदर आइपिंग के विलेज का, आइपिंग के विलेज में वहां जाकर क्या होता है। फिर आप लोग बताओगे क्लर्जीमैन के घर का केस, क्लर्जीमैन के बाद आप लोग बताओगे मिसेस हॉल का वो चेयर वाला केस, चेयर केस। फिर आप लोग चेयर केस के बाद लास्ट में एक चीज और मेंशन करोगे, वो जैफर्स को मारता है और जैफर को भी हिट करता है, यानी पुलिस ऑफिसर को भी मारता है, एंड देन ही एस्केप्ड। और फिर वहां से फिर वो 9-2-11 हो जाता है। तो अगर लॉन्ग आंसर आता है तो ये सारी चीजें अपने आंसर में एक्सप्लेन करके आना फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। इतना भी लिख दोगे ना तो 5 में से कम 4.5 तो गारंटीड है, और अगर टीचर का मूड बहुत ही अच्छा हुआ तो पूरे 5 दे के जाएगी, कोई आंसर में नंबर काट ही नहीं सकता। Why did the griffin become a homeless wanderer? अब वो बेचारा ऐसा बेघर क्यों हो गया था? Why was Griffin forced to become a wanderer in the streets of London? आंसर कहता है ग्रिफिन जो था वो एक होमलेस वॉन्डरर बन गया था ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन बिकॉज उसे अपने घर जलाकर वहां से भागना पड़ा था, क्योंकि उसे बदला लेना था, बिकॉज ही वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम द लैंड ओनर, उससे लैंडलॉर्ड सॉरी, उससे बदला लेने के लिए वो घर जलाता है और वहां से निकल पड़ता है। द लैंडलॉर्ड वांटेड टू इजेक्ट हिम एंड टुक इट एज एन इंसल्ट, तो उसको लगा था कि यार ये तो मेरे बड़ी बेइज्जती हो रही है, मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट, इनविजिबिलिटी मैंने डिस्कवर करी है और मुझे ही घर से निकाल रहा है। To escape punishment for burning the house, he swallowed his invisibility drug and wandered aimlessly. और फिर वो बजिया ऐसे घूमते गए कि बस अब गुस्से में एकदम हीट ऑफ द मोमेंट में आकर घर जला दिया गुस्से में आकर, और उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि अरे उसके दिमाग में कॉन्फिडेंस भी था कि यार अब तो इनविजिबल हूँ, अब तो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, बट ही अंडर
एस्टिमेटेड या अंडर एंटिसिपेटेड ऑल दी प्रॉब्लम्स दैट ही वुड फेस जब वो इनविजिबल हो जाएगा. Why does the author say that Griffin's adventure were by no means over? एक लाइन थी जब वो ड्रूरी स्टोर से निकलता है तो वो कहते हैं अब लेकिन अभी एडवेंचर्स खत्म नहीं हुए थे उसके. क्यों? ऑथर इसीलिए कहता है बिकॉज ग्रिफिन जो था वो क्यूरियस बॉय से तो बच गया अपने मडी इम्प्रिंट्स को बचाकर. ही वॉज फीलिंग कोल्ड इन द एब्सेंस ऑफ क्लोथ. अब जनवरी चिल के अंदर कब का टाइम था? जनवरी चिल था, एकदम सर्दी का माहौल था. हमारी इतनी हालत खराब हो जाती है तो उसको और ठंड लग रही थी, उसने तो कुछ भी नहीं पहना था, वो भी लंदन में. This led to more misadventures that made him steal and scare people for the sake of survival. क्योंकि तब उसके लिए वो उसको मज़ा नहीं आ रहा था, उसको बस ये था कि मुझे जिंदा रहना है, I have to survive myself anyhow. कर लिया आपने आपको इनविजिबल तो और कुछ हो नहीं था. तो it was just for the sake of survival कि अब वो उस चीज़ में रह रहा है. He had not contemplated the reasons or the problems that he would be facing when he would become invisible. अब कहते हैं how did the London store prove to be a blessing in disguise for Griffin? Blessing in disguise का मतलब होता है something प्रॉब्लम. मुसीबत के समय पे कुछ के लिए वो कैसे प्रूव हुआ? वो कहते हैं बताओ कि लंदन स्टोर में उसने क्या क्या किया. ग्रिफिन जो था वो लंदन स्टोर में गया था विंटर को एस्केप करने के लिए और उसको लगा कि यार ये तो मतलब मेरी मुसीबत में एक ब्लेसिंग के तौर पे मुझे मिल गई है. एज ही वॉज एबल टू कवर हिमसेल्फ विद वार्म क्लोथ्स, यहाँ पर वो जाके अपने आप को कपड़ों में ढकता है. एक हार्टी मील मतलब पेट भर के खाता है जिसमें कोल्ड मीट, कॉफ़ी, उसके बाद कुछ क्रैकर बिस्किट, स्वीट्स एंड वाइन्स, और उसके बाद उसे पाइल ऑफ क्विल्ट्स यानी कंबल भी मिल जाते हैं जिनके बीच में वो जाकर सो जाता है. मतलब उसकी रात तो अच्छे से निकल गई कि मुसीबत में उसको एक जगह तो मिल गई रहने के लिए, लेकिन अभी इसकी परेशानियां शुरू हुई हैं. Who discovered Griffin in the London store? या क्या होता है उसके साथ जब उसको पकड़ा जाता है, या क्या ब्लंडर ग्रिफिन ने कमिट किया एट द लंदन स्टोर एंड विद व्हाट वाज द इफेक्ट? क्या होता है जब ग्रिफिन टाइम पर नहीं उठता है लंदन स्टोर में, या जब वो कैसे वापस से रियलाइज हुआ ग्रिफिन को कि वो बेचारा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, बेचारा वापस से ऐसे बिना कपड़ों के लंदन स्ट्रीट पे आ गया दूसरी बारी. वो कहते हैं ग्रिफिन ओवर स्लीप्स एट लंदन स्टोर. अब इतनी ज़्यादा ऑर्डियल्स ऑफ द डे, ये आप लोग लिख सकते हो, ऑर्डियल्स ऑफ द डे को वो हैंडल करके आता है. ऑर्डियल्स ऑफ द डे का मतलब हो गया दिन की प्रॉब्लम्स, ऑर्डियल्स का मतलब होता है प्रॉब्लम. पूरे दिन की परेशानियां जो वो झेल कर आया था उसकी वजह से ही ओवर स्लेप्ट, उसको नहीं खुली उसकी. एंड ही वॉज डिस्कवर्ड बाय द असिस्टेंट्स जो उस दिन सुबह वहां पर आए थे. ये ब्लंडर की वजह से हिज अरेस्ट, ब्लंडर थ्रेटन्ड हिज अरेस्ट, मतलब इस चक्कर से वो अरेस्ट हो सकता था, लेकिन उसने अपने आप को अपने सारे कपड़े उतारे और वापस से इनविजिबल और नेकेड होकर स्ट्रीट्स पर निकल गया. तो ही एस्केप्ड बीइंग कॉट बट वाज वंस अगेन एक्सपोज्ड टू द विंटर चिल. तो यहाँ पर उसके साथ क्या हुआ? ही लॉस्ट समथिंग, या ही लॉस्ट कंफर्ट. He lost comfort in order to protect him. अपने आप को बचाने के लिए, अपने escape के लिए उसको अपना comfort त्यागना पड़ा. He had to give up something in order to have the other. एक चीज को पाने के लिए दूसरे को खोना पड़ता है. वो ग्रिफिन से अच्छा किसी ने नहीं. Why did Griffin leave London and where did he grow? अब ग्रिफिन ने इतने कलेश कर दिए थे, लंदन में घर जला दिया, उसके बाद लंदन स्टोर में से पकड़ा पकड़ा बचता गया, ड्रूरी लेन में गया, वहाँ पे उसके ओनर पे सर पे चोट मारी, पैसा लिया, भाग गया, उसके कॉस्ट्यूम्स लिए, भाग गया. तो सारी लॉलेस हरकतें वो कर चुका है. अगर वो ज़्यादा टाइम लंदन में रहेगा तो भैया पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाएगा, इसीलिए वो आइपिंग निकल गया. Griffin left London because he found it difficult to survive there after his encounter at the London store, then at the Drury Lane. He had aroused suspicion of the people. और वहाँ पे उसने लोगों के मन में वो डर जगा चुका था, सस्पिशन लोगों के मन में आ गया था, and was under a threat of being discovered. and वो पकड़े जाने के पूरे पूरे रिस्क में था. तो इसीलिए वो लंदन छोड़ के एक छोटे विलेज आइपिंग की तरफ चला जाता है कि यहाँ नहीं रहूँगा, वहाँ जाकर रहूँगा. तो हम कह सकते हैं ही वॉज कनिंग, वो बहुत ही तेज तर्रार दिमाग का था, ओवर स्मार्ट था. इसके वर्ड्स में लास्ट में सारा का सारा जो भी एडजेक्टिव्स आप इसके लिए यूज कर सकते हो मैं सब देकर जाऊंगी आपको. डोंट टेक टेंशन फॉर दैट.
Who was Mrs. Halls and why did she try to be friendly to her scientist guest? अब जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ पर मिसेस हॉल्स मिलती हैं, तो वो कहते हैं कि मिसेस हॉल्स के साथ वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली क्यों होना चाहती थी मिसेस हॉल्स विद समबडी, क्योंकि भाई मैंने बताया था कि उस समय विंटर्स का टाइम था, कोई गेस्ट आते नहीं थे, अब ये आया था तो एवरीबडी वांटेड टू बी वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स हिम. मिसेस हॉल वाज द लैंड लेडी ऑफ द इन एट आई पिंग, जहाँ पे ग्रिफिन रह रहा था. इन का मतलब होता है छोटा होटल्स, आप लोग मोटेल्स भी कहते हो बाहर की लैंग्वेज में, मेक्सिको वगैरह में छोटे होटल्स को मोटेल्स कहते हैं. She tried to be friendly to her scientist guest because as the owner of the inn she was doing her duty by being hospitable. Hospitable का मतलब होता है welcoming. जब इंसान अपने गेस्ट के लिए काफ़ी वेलकमिंग होता है ना, आवभगत करता है उनकी, दैट इज टेबल. इन एडिशन ग्रिफिन एक रेयर गेस्ट था, क्योंकि एक तो उसकी अपीयरेंस बड़ी अलग सी थी, और प्लस वो उस टाइम पे आया था जब उन्हें ज़्यादा विजिटर्स नहीं मिलते थे बिकॉज हार्श विंटर सीजन था. तो इसीलिए बोलते कि आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था, आइए पधारिए. अभी उन्हें नहीं पता ना कि पधारने के बाद क्या क्या परेशानियां देगा ये. Why did Griffin's arrival at Iping set the villagers' tongue wagging? Again, a very very important question कि inference based है कि Iping में आने से लोगों की ऐसे जीबे क्यों ऐसे बाहर आ गई? Why they become excited? Saw an opportunity. को लगा कि चलो हम हमारा भी धंधा बनेगा यहाँ पर. टाइम पे कोई बंदा आया है, जब कोई नहीं आता तो इसको तो भर भर. Griffin's arrival at Iping's village, villagers set the villagers' tongues wagging because a strange visiting in the village in midwinter was a rare and uncommon sight. कोई stranger जो visit कर रहा है उनके village को midwinter में, वो एक काफ़ी uncommon sight थी. Moreover, Griffin had a very odd appearance and strange behavior. People saw an opportunity in him as they thought, उन्हें लगा that he would pay them hefty. hefty का मतलब होता है भर भर के पैसा देकर जाएगा, इसको तो हम अच्छे से लूट सकते हैं, इससे तो हम अच्छे से पैसा बना सकते हैं. hefty का मतलब होता है अच्छा खासा पैसा लेकर जाना, मोटी मोटी रकम लेकर जाना, जैसे मोटी पार्टी कहते हैं ना. How did Griffin react to Mrs. Hall's effort to be friendly with him? अब Griffin was a very irritable, impatient man. यहाँ पर आप लोग इसके वर्ड लिख सकते हो. वो काफ़ी impatient था, वो काफ़ी irritable था, वो बहुत जल्दी किसी के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहता था, और वो जान जान के गुस्सा करके दिखाता था. इट वॉज वेरी डेलिबरेट ऑन हिज पार्ट कि वो सामने वाले को गुस्से में दिखा रहा है, क्योंकि ही यूज्ड टू थिंक कि मैं जितना ज़्यादा गुस्से में बिहेव करूंगा द मोर द लेस पीपल आर गोइंग टू टॉक टू मी. ग्रिफिन गेव अ कोल्ड शोल्डर. उसने बिल्कुल खराब हाल दिया उनको एकदम. ही हैड अ वेरी वियर्ड बिहेवियर. कोल्ड शोल्डर, वियर्ड बिहेवियर, अनफ्रेंडली बिहेवियर. बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उसका बिहेवियर मिसेस हॉल्स की तरफ. फिर जब उन्होंने चाहा कि मैं इससे बात करूँ, थोड़ा सा फ्रेंडशिप बढ़ाऊँ, फ्रेंडशिप नॉट इन द सेंस कि वो वाली फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इन द सेंस एक कम्युनिकेशन बढ़ाऊँ कि ठीक है मेरे यहाँ रहने आया है तो व्हाई नॉट. He told her curtly that he had come to Iping for some solitude. उसने उसे स्ट्रिक्टली बोल दिया कि देखो यहाँ पर ना मैं आपसे बातें करने के लिए, दोस्तियाँ बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आइपिंग आया हूँ सॉलिट्यूड के लिए, यानी अकेले रहने के लिए. मैं यहाँ पर अकेले रहने के लिए आया हूँ, आपसे बातें करने नहीं आया हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे मेरे काम के अलावा. बिसाइड्स एक एक्सीडेंट से मेरा चेहरा अफेक्टेड है, तो मैं बहुत ही ट्रॉमाटाइज्ड हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे से आके बात करे. तो ये सब उसका एक बहाना था ग्रिफिन का मिसेस हॉल्स को वहां से भगाने के लिए. अब अगर वो मिसेस हॉल्स को वहां से भगाएगा नहीं, अब क्योंकि वो इनविजिबल हो चुका है, उसको रियलाइज हो चुका है कि यार इनविजिबिलिटी मेरे को बड़ी ज़्यादा परेशानी दे रही है. तो बुक में तो हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक में तो ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन नॉवल में इनकी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आते आते, यहाँ तक आते आते, जिस टाइम वो आइपिंग के विलेज में रहने आ जाता है, ग्रिफिन का दिमाग अपनी इनविजिबिलिटी से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था. एंड ही वांटेड कि वो इस इनविजिबिलिटी को लेट गो कर दे. ही वांटेड कि ख़त्म हो जाए इनविजिबिलिटी, मेरे को नहीं चाहिए है, आई एम ऑलरेडी वेरी टायर्ड ऑफ दिस इनविजिबिलिटी. ही वांटेड कि मैं नॉर्मल हो जाऊँ. तो वो कुछ ऐसे ड्रग्स भी ईजाद करने की कोशिश कर रहा था जो वो इनविजिबल से वापस विजिबल में उसको बदल दे. तो इसीलिए वो मिसेस हॉल को उसने क्लियरली बोला था कि देखो आप मेरे कमरे में मत आना, मैं अपना कुछ काम भी कर रहा हूँ, मैं यहाँ अकेले रहने के लिए आया हूँ. और वो अकेले रहकर यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था, देखता रहता था कि कैसे अब वो अपने आप को वापस नॉर्मल बना सकता है. Why was Mrs. Hall prepared to excuse Griffin's strange behavior and irritable temper?
मिसेस हॉल जो थी ना वो ग्रिफिन के बिहेवियर को लेट गो करने के लिए रेडी थी, बिकॉज शी कुड जज दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, क्योंकि उसे पता लग रहा था कि यार ये ना एक स्ट्रेंज सा इंसान है, उसे पता है कि कुछ अजीब सा है, लेकिन जब तक उसको पैसा आ रहा है, जब तक उसको पैसा टाइम पे मिल रहा है, शी वाज लाइक करता जा। जिस दिन पैसा आना बंद हो गया, मिसेस हॉल का मूड भी एकदम, उनका जो बिहेवियर था वो भी एकदम कंप्लीटली चेंज हो गया। Moreover, he had made the payment in advance and was a rare guest. उसने पैसा पहले दे दिया था और वो एक रेयर गेस्ट था उस विंटर्स के मौसम में। एज अ श्रूड बिजनेस वुमन, ऐसे पक्की बिजनेस वुमन होने के वजह, गुज्जू थी वो शायद हमारी आंटी, एकदम ऐसे टिपिकल मोटा बेन। She did not want to lose this opportunity to make some money. तो वो इस अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहती थी कि उनको कुछ पैसा बन रहा है। She was like, पैसा है तो ऐसा पैसा ही पैसा, मैं नाचूंगी पैसे को लेके, तो इसीलिए उसने उसे कुछ नहीं बोला। शी इग्नोर्ड ऑल द बिहेवियर ऑफ दैट मैन जब तक उसके हाथ में पैसा आ रहा था। जिस दिन पैसा आना बंद, ये तो मेरे घर को खराब कर रहा है, ये तो जादू टोना कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बकवास। What curious episode occurred in the study of the clergyman? अब वही आते कि curious episode क्या हुआ था। Curious episode that occurred in the study of clergyman was that even though the money from the desk was missing, still there was nobody inside the room. It was a quaint case of robbery. वो एक बहुत ही वियर्ड केस ऑफ रॉबरी था, विदाउट अ रॉबर हु कुड बी हर्ड बट कुड नॉट बी सीन, कि ऐसा रॉबर तो सुनाई तो दिया लेकिन दिखाई नहीं दिया। आप लोग इसमें अपना इंट्रो खुद डाल सकते हैं। आप लोगों को पता है कि इंट्रो में आप लोगों को थोड़ी स्टोरी कहाँ लेके जानी होती है, थोड़ी स्टोरी बैकवर्ड ले जाओ, आप लोगों का इंट्रो बन जाएगा। और आप लोगों को कंक्लूजन बनानी है, किसी को डाउट हो कि भैया क्या डालें, तो स्टोरी को थोड़ा सा फॉरवर्ड ले जाओ। लगता है ना, बट ऐसा भी नहीं करना कि भैया बहुत ज़्यादा कहानी को पीछे ले गए कि ग्रिफिन ऐसे ऐसे आया और ड्रूरी लेन एक्सप्लेन कर रहे हो, ये सब करो, कुछ नहीं करना। डायरेक्टली बताओ कि ग्रिफिन के पास पैसा नहीं था, ग्रिफिन गया, उसको डिसाइड किया कि उसने क्लर्जीमैन के घर में चोरी करनी है, वो क्लर्जीमैन के घर में रात को जाता है, पैसा निकालता है, ले आता है। अगले दिन जो क्लर्जीमैन है वो कहते हैं कि क्यूरियस एपिसोड उनकी स्टडी में हो गया है और आगे पूरा आंसर दे दो। लास्ट में लिख दो कि हर इंसान का शक जो था वो ग्रिफिन की तरफ चला गया था। इस तरीके से करके आप लोग अपने आंसर को कंप्लीट कर देना, ना ज्यादा आप पीछे जाना, ना ज्यादा आगे आना। डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ द हॉल्स इन द रूम ऑफ द एसेंट्रिक साइंटिस्ट गेस्ट। The halls had a weird and frightening experience in the room of their eccentric scientist guest. Mrs. Hall felt that suddenly some whisk passed her ear. उसको लगा था कि ऐसे ना उसके कान के पास कुछ श्यों करते हुए कुछ बोल के गया, कुछ ना कुछ तो हुआ है, बट उसको रियलाइज नहीं हुआ क्या है। Then the hat on the bedpost leapt up and dashed her into the face. तो उसके बेड पोस्ट यानी जैसे बेड के पीछे हमारे ये लगा होता है ना, यहाँ पर एक हैट पड़ी थी, वो हैट उड़ती है और यूँ ठा करके उसके मुंह पे लगती है बड़ी तेज की, एंड इट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इनटू हर फेस, मतलब एकदम से ठा करके उसके फेस पे बजती है, हिट करती है उसके फेस पे। एंड द चेयर स्प्रंग इन द एयर, फिर चेयर हवा में उड़ती है और उसकी तरफ गिरती है, आगे आ जाती है, और वो चेयर का जो प्रेशर था इट समहाउ पुश देम आउट ऑफ द रूम, स्लैमिंग एंड लॉकिंग द डोर आफ्टर देम। स्लैमिंग का मतलब है बंद कर लेना, बंद करना किसको, दरवाजे को, एंड लॉकिंग द डोर आफ्टर हिम, और पीछे से फिर वो दरवाजा हो जाता है बंद और मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल बाहर और ग्रिफिन अंदर रह जाता है। अब ग्रिफिन जब बाहर निकलेगा तो मिसेस हॉल के दिमाग में एक सवाल था कि तुम बंद दरवाजे में घुसे कैसे, और चिटकनी तो लगली, मतलब तुम थे ही नहीं कमरे में जब हम गए, तो हाउ कैन यू एंटर इनटू अ क्लोज रूम एंड हाउ कैन यू कम आउट ऑफ अ लॉक्ड रूम, तुम अंदर कैसे गए और बाहर कैसे आए का सवाल मिसेस हॉल के दिमाग में आ गया था। बट ग्रिफिन के दिमाग में ही वो सो इरिटेबल, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, और उसने अपने बैंडेजेस रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। After the burglary at the clergyman's house, why was the finger of suspicion pointed at Griffin? सब कुछ होने के बाद शक की सुई ग्रिफिन की तरफ क्यों घूम गई? The finger of suspicion was pointed at Griffin because he had been telling about the expected arrival of a check but had made the payment in cash only after the burglary. उसने बोला चेक आएगा, चेक नहीं आया, पैसा आया कैश में। रात को कैश क्या चोरी हुआ, कैश। सुबह क्या आ गया, कैश। तो कड़ी से कड़ी जुड़ी, पता लगा ग्रिफिन ही चोर है। Besides the strange incident in the room confirmed कि जो ग्रिफिन है ना वो कुछ अजीब सा इंसान है। ग्रिफिन चाहता नहीं था इतनी अटेंशन उसकी तरफ गेन हो, लेकिन उसका शॉर्ट टेम्पर, उसका इरिटेबल बिहेवियर, उसकी सेंट्रिकनेस, उसका कैलस बिहेवियर, ये सब चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और बेचारा ना चाहते हुए भी फंस गया। Who was Jaffers and उसे सीक्रेटली क्यों भेजा गया था? जाफर जो था वो विलेज कांस्टेबल था, विलेज का पुलिस था, वो थानेदार था इनका, ये भी जिप्सी चलाता था।
He was sent for secretly. He was sent secretly because nobody wanted कि स्ट्रेंज साइंटिस्ट को पता लगे कि उसको अरेस्ट करवाने का प्लान बनाया जा रहा है. लोग चाहते नहीं थे ग्रिफिन को कोई भी चांस भागने का देना, लेकिन ग्रिफिन तो ग्रिफिन है बाबा. ग्रिफिन भागेगा और अभी दूर तक भागेगा. ये नॉवल के कुछ फर्स्ट पार्ट की स्टोरी है बस. हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम इन? ग्रिफिन ने डिस्कार्ड कर दिए, यानी उसने गिरा दिए, अपने फेंक दिए अपने सारे कपड़े, इंक्लूडिंग द बैंडेजेस ऑन द फेस, ग्लासेस, विस्कर्स, हैट एंड इवन नोज, ताकि वो कंप्लीटली इनविजिबल हो जाए मिसेस हॉल के आगे और विलेजर्स के आगे और कांस्टेबल जैफर्स के आगे, ताकि वो लोग उसे पकड़ ना सके. ही यूज्ड हिज इनविजिबिलिटी टू हिज एडवांटेज एंड एस्केप्ड फ्रॉम द इन आफ्टर पंचिंग ब्लोज, यानी मुक्के मारना. मुक्के मारना, मारे मुक्के खींच खींच के. जब उन लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश करी, ऐसे यहाँ वहाँ मार के वो भैया भग लिए. अब भागने के बाद बड़े टाइम तक भागता है. स्टोरी बताती हूँ आगे क्या होता है. वो बहुत टाइम तक भागता जाता है. ही रैन फॉर अ लॉन्ग टाइम. बड़ी देर भागने के बाद वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पर उसको एक स्कूल का दोस्त मिल जाता है. स्कूल के दोस्त को पूरी स्टोरी बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ. वो दोस्त भी साइंटिस्ट था, उसका नाम कुछ डॉक्टर था. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम नाउ. तो उसका कुछ डॉक्टर करके वो दोस्त था. उसने उसको बताया, वो भी एक साइंटिस्ट था, लेकिन इट इज़ लाइक कि वो कटप्पा निकला उसका दोस्त. उसने उसके आगे इतना रोना रोया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बचपन में मेरे साथ ऐसे होता था, मेरी ये कहानी है, दिस इज़ माई स्टोरी, ये मेरा दुख है ज़िंदगी का. लेकिन वो दोस्त था कटप्पा, उसने उसी के पीठ में मारा छुरा. एंड जब वो एक घर में जाता है, वहीं पे उसका दोस्त पुलिस को फ़ोन कर देता है कि ये यहाँ पे ग्रिफिन भाग कर आया हुआ है, आकर इसको पकड़ लो. व्हेन ग्रिफिन रियलाइज्ड कि उसका अकेले दोस्त ने भी उसको धोखा दिया है, उस घर में जिसमें वो गया था ना, वहाँ पर एक शॉटगन थी. शॉटगन होती है जिससे वो पंछियों को मारते नहीं है, हंटिंग के लिए जाते हैं. वो शॉटगन ली, उसने शॉटगन लोड करी, ठा करके मारी उसके दोस्त को. ही हिट हिज फ्रेंड बट फॉर्चुनेटली उसके दोस्त को वो चोट नहीं लगी. वो गन लेकर निकला था अपने दोस्त को मारने के लिए आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, और कपड़े पहन के उसको, लेकिन भैया इनविजिबल है, हाथ में हवा में उड़ती हुई गन दिख रही है, तो वो ज़्यादा टाइम तक उसको भी नहीं कर पाया. एंड ही रैन टुवर्ड्स द जंगल. ऐसे उसने बहुत कलेश किया, बहुत दिनों तक वो ऐसे ही घूमता रहा, परेशान होता रहा, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ. लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या करे. फिर जितने भी शहर के लोग थे ना, उन लोगों ने प्लान बनाया कि भैया ग्रिफिन को ऐसे पकड़ा जा नहीं सकता. और पूरा शहर जो था वो रेड अलर्ट पे था कि शहर में कुछ ऐसा मायरेड हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, बंदा निकला हुआ है इनविजिबल और वो लोगों को मार रहा है. ग्रिफिन ने उस टाइम पे अपना पहला इंसान का मर्डर किया जस्ट बिफोर ही डाइड हिमसेल्फ. क्या होता है, वो ना झाड़ियों के पीछे छुपा था. झाड़ियों के पीछे जब वो छुपा, ये बुक नॉवल की स्टोरी है, ये बुक में नहीं है, तो आई एम टेलिंग यू बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा दिल ना सर रुक नहीं रहा ये स्टोरी बताने का. तो उसने क्या किया, उसने जब उसे पता लगा ना कि देयर वाज समबडी, वो ज़्यादा झाड़ियों में छुप जाता है बिकॉज वो इनविजिबल था. तो अब जब वो झाड़ियों में छुपा तो देयर वाज अ रस्लिंग ऑफ लीव्स. लीव्स में ना हिलने लगी हुई थी, वो खचर खचर सी आवाज़ आती है ना लीव्स में, वही हुआ. देयर वाज अ ओल्ड मैन एंड द ओल्ड मैन स्टार्टेड टू लुक कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है. मतलब उनको पता नहीं था वहाँ ग्रिफिन है, बट ही वॉज लुकिंग अराउंड कि क्या है क्या नहीं. और ग्रिफिन अपनी सिचुएशन से इतना ज़्यादा परेशान था एंड ही रियलाइज कि वो अंकल रुक ही नहीं रहे, वो ढूंढे जा रहे हैं. एंड ही हैड अ फियर ऑफ बीइंग कॉट. उसने क्या किया, उसने निकाला एक डंडा. रेलिंग होती है ना, ये जो रेलिंग होती है वहाँ पे पार्क्स में, पार्क के रोड था, ऐसा सिचुएशन था, यहाँ रोड है, यहाँ पे ग्रिफिन छुपा हुआ है, रेलिंग लगी हुई है, रेलिंग के पीछे यहाँ पे घास है, इस घास के अंदर ग्रिफिन छुपा हुआ है. वो अंकल यहाँ पे खड़े हैं, ग्रिफिन यहाँ पे है, और वो अंकल ढूंढ रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं कर रहे. ग्रिफिन क्या करता है, ग्रिफिन चढ़ता है गुस्सा, वो ऑलरेडी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था. उसने सरिया निकाला, मारता गया अंकल को, मारता गया. तब तक मारा जब तक वो अंकल मर नहीं गए. प्लस उसके मन में इतनी फ्रस्ट्रेशन थी ग्रिफिन के कि वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन उसने वहां निकाल दी उस अंकल को मारने में. अब पहला मर्डर हो गया. गुस्सा बुरा लग रहा था उसने कि अंकल को अपने फिट ऑफ एंगर में, गुस्से में मार दिया. ही दिस थ्री ऑफ इट, वो बहुत एक्सट्रीमली एंग्री हो गया, बट ऐसा नहीं था. What happened at that point of time was उसने गुस्से में मार दिया अंकल को, एंड द अंकल डाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दैट ओल्ड मैन डाइड. अब आती है ग्रिफिन की बारी. शहर के लोग बहुत स्मार्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर जगह पे ना ठंडे पानी की, आई थिंक बारिश करनी, ठंडा पानी गिराना शुरू किया ताकि ग्रिफिन को पता है कि कपड़े नहीं पहने हुए उसने. और ये सारा का सारा काम कौन करा रहा था, ये ग्रिफिन का दोस्त करा रहा था. ही न्यू एवरीथिंग अबाउट ग्रिफिन एंड ही गेव ऑल द लूप होल्स टू द पुलिस. अब पुलिस उस सारे लूप होल्स को हैंडल कर रही थी. ग्रिफिन को डाला गया उस ऐसी सिचुएशन के अंदर, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सड़क पे ना कांच बिछा दिया.
पूरी सड़क कांच से भर दी कि ग्रिफिन चल। और पैरामेडिक तो नहीं था, जितनी भी इनकी आर्मी वगैरह थी, पुलिस थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नाकाबंदी हो गई थी। एंड जब ग्रिफिन भागा ना, आई थिंक उसको पता लग गया था दैट ग्रिफिन वाज देयर, है डिटेक्ट कर लिया था किसी ने कि ग्रिफिन यहाँ पर है। ग्रिफिन जब भागा उसने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करी कि ज़मीन पे ना कांच बिछा हुआ है, देयर स्लिवर्स ऑफ व्हाट इज ग्लास देयर, और उसका पैर लगता है कांच के ऊपर, और फिर वो धीरे धीरे धीरे, ऑब्वियसली पैर कांच पे लगेगा तो पैर छिल जाएगा, धीरे धीरे उसकी जो इनविजिबिलिटी थी वो कांच के ऊपर ब्लड आने लगा, दिखने लगा कि ठीक है यहाँ से ग्रिफिन भाग रहा है। और वहीं पे बहुत स्मार्टली उन लोगों ने क्या किया, जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो उस ब्लडी इम्प्रिंट्स को फॉलो करते गए एंड दे टुक होल्ड ऑफ ग्रिफिन। उसको भी बहुत मारा, लोगों ने पकड़ पकड़ के पीटा। इवेंचुअली ग्रिफिन मर जाता है, और जब ग्रिफिन वापस मरता है, मरते ही उसकी बॉडी वापस से विजिबल हो जाती है। पर जब वो विजिबल होती है तो ही वॉज नॉट अ मैन नाउ। उसकी एक तो शक्ल पूरी बैटर्ड थी, पूरा शरीर उसका एकदम खराब हो चुका था, इतना पिटा वो, इतना मारा, मतलब ऐसा हाल खराब थे उसके। ऑल्सो उसकी जो बॉडी थी, जैसे उसने इसकी कैट की बॉडी हो गई थी ना, जैसे मैंने बताया था उसकी कैट की बॉडी थी एकदम, वो हो गई थी, कैसी होती है वो, स्टोन जैसी। उसकी बॉडी भी कंप्लीटली स्टोन, एकदम स्टोन जैसी हो गई थी। दिस इज हाउ दिस चैप्टर एंडेड। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ वर्थ रीडिंग नॉवल, बहुत बढ़िया नॉवल है, डेफिनेटली हैव अ रीड। वैसे तो मैंने स्टोरी बता दिया है, बट पढ़ोगे तो और मजा आएगा कि कैसे कैसे वो पकड़ा गया। मैंने बहुत सारे लूप होल्स छोड़े हैं अभी, तो आई रियली वांटेड टू गिव अ जिस्ट ऑफ द स्टोरी। ये क्यों बता दिया, देखो ये आप पॉइंट आंसर में डालो, नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप यू, नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप यू, नो बडी कैन डिटेक्ट डिडक्ट योर नंबर्स इन दिस। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यस ये है, लेकिन ये प्लॉजिबल इन्फॉर्मेशन है, ये चैप्टर में हुआ था, नॉवल में हुआ था। तो ऐसा नहीं कि पूरी कहानी पेल कर आ रहे हो, मत करना। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन डालनी हो, इस जो भी इन्फॉर्मेशन बताई गई है उसके रिगार्डिंग, गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द इन, ये वाला हमने कर लिया ना। What make a glass or water transparent? What is the scientist's explanation for this? Do you think कि this could be scientifically possible for a man to become invisible? इसमें विंटर्स और साइंस फिक्शन को, पूरी स्टोरी को अपने दिमाग में रख के ही राइट द आंसर। तो वो कहते हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर ग्लास और वाटर बिकमिंग ट्रांसपेरेंट एंड दैट लाइट कैन पास थ्रू देम। आई थिंक दैट साइंटिफिकली इट इज पॉसिबल फॉर मैन टू बिकम इनविजिबल। Quite a few science fiction fantasies have proved to be true, and scientists might also invent drugs in future जो किसी भी इंसान को इनविजिबल बना सकते हैं। तो ये एक ओपन एंडेड आंसर है कि आप लोग ऐसे लिख सकते हो ओपन एंडेड आंसर, पहले अपना पॉइंट दे दो, उसके बाद अपना येस नो बताना। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बच्चों, कभी भी अपना आंसर येस या नो से शुरू मत करना प्लीज, ये गलती मत करना। यस आई बिलीव दिस, नो आई डोंट बिलीव दिस, यस नो से आंसर मत शुरू करना, यस नो कहीं बीच में डाल देना। पहले पॉइंट लिखो, फिर बताओ यस अकॉर्डिंग टू दिस आई बिलीव कि ऐसा हो सकता है, यस को कंक्लूजन में डालो। शुरुआत से यस लेके मत चलो, शुरुआत से नेगेटिव को आंसर को लेके मत चलो। नो का आंसर है तो कभी भी स्टार्टिंग में नो आई डोंट बिलीव दिस, नहीं बाबा मत करो ऐसा। नो को आंसर के अंदर बाद में लिखो, स्टार्टिंग नो से मत करना आंसर की। अब आ जाते हैं ऐसे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। वो कहते हैं ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, इसको बताओ। स्टोरी जो है उसमें 5 डिफरेंट इंस्टेंसेस है जो हमें प्रूव करते हैं कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन है। ग्रिफिन अपना लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा देता है जस्ट आउट ऑफ रिवेंज कि वो उसे काम नहीं करने देता था। वो एक इलीगल एक्ट था किसी और के घर को आग लगाना, एंड टोटली कंडेम्नेबल, मतलब पनिशेबल, उस पर उसे पनिश करा जाना चाहिए, उसको उसके लिए सजा भी मिलनी चाहिए। The house did not belong to him and the landlord had every right to get it vacated. वो घर उसका नहीं था और वो चाहता था तो उससे घर को खाली करा सकता था। नेक्स्ट, उसने कपड़े चुराए, खाना चुराया लंदन स्टोर से, ना ही वहाँ पे उसने परमिशन ली, ना ही उसने उसके लिए पे किया। तो ये हो गया हमारा पहला इंसिडेंट, यहाँ पर हो गया हमारा सेकेंड इंसिडेंट। He then indulged in stealing money twice. उसके बाद उसने 2 जगह से पैसे चुराए थे, एक तो उसने चुराए थे क्लर्जीमैन के घर से, दूसरा उसने चुराया था ड्रूरी लेन से। फर्स्टली उसने शॉपकीपर को हिट किया ड्रूरी लेन में फ्रॉम बिहाइंड, सर के पीछे से वार किया और वहां से उसका सामान लेकर आईपिंग में गया। वहां पर उसने एक सेफ खोला, किसका, क्लर्जीमैन का, एंड स्टोल मनी फ्रॉम अ डेस्क इन द स्टडी। दूसरा इलीगल एक्ट जो उसने किया था वो था जब उसने एक पुलिस कांस्टेबल जैफर्स को हिट किया था जो ड्यूटी पे था, जो कि गलत काम है, लॉ ऑब्वियसली अनलॉफुल काम है, अरेस्ट करने के लिए, जो उससे वहां से बचने के लिए। ये सारे इंस्टेंसेस दिखाते हैं कि ग्रिफिन डिड नॉट केयर फॉर रूल ऑफ लॉ एंड ब्रोक इट एवरी टाइम ही वाज ऑब्लाइज्ड टू। जब उसकी ड्यूटी थी उस लॉ को फॉलो करने की, उसने तभी तभी उस लॉ की वाट लगाई है। उसने बोला कि आई एम ग्रिफिन। Though an intelligent scientist, Griffin did not work for the welfare of the society. Comment. वो एक समझदार इंसान था लेकिन उसने सारी की सारी समझदारी को गटर में डाल के इनविजिबिलिटी का भैया बनना था उसे।
Scientists' discoveries are expected to benefit mankind, and scientists are supposed to work for the betterment of the society. However, intro. The Griffin show little regard for society and use the discoveries to gain own ends. यानी अपना फायदा करने के लिए उसने उसको यूज किया. own benefits, ends का मतलब होता है benefits, अपनी बातों को मनवाने के लिए. Such scientists are not true and genuine. ऐसे साइंटिस्ट जो होते हैं वो ना तो ट्रू होते हैं ना ही वो जेन्युइन होते हैं किसी भी वे में. यहाँ से मैंने आंसर दिखाने के लिए थोड़ा सा नीचे होगा. Griffin discovered a drug that could make a man invisible, but he misused the power for his own selfish good. उसने मिसयूज किया इनविजिबिलिटी को रिवेंज लेने के लिए, अपने लैंडलॉर्ड से उसका घर जला दिया, थेफ्ट किया लंदन स्टोर के अंदर अंडर द गार्ब ऑफ इनविजिबिलिटी, मतलब अंदर दी शैडो ऑफ इनविजिबिलिटी, शैडो इनविजिबिलिटी के होते चलते उसने काम किया. उसने चोरी करी ड्रूरी लेन के अंदर और रॉब्ड द शॉपकीपर ऑफ हिज मनी बिकॉज वहाँ से वो दिख नहीं सकता था. अगेन उसने पैसा चुराया क्लर्जीमैन की स्टडी से आइपिंग में और लोगों को डराया, मिसेस हॉल को उन्हीं के घर में डराया. Thus, in the place of using invisibility to help the needy to check evils जैसे crime, ग्रिफिन ने वो काम खुद ही कर दिए. वो क्राइम क्या ही चेक करता, तो खुद ही क्रिमिनल बन गया. Although intelligent, Griffin's potential as a scientist was certainly harmful. वो समझदार तो था लेकिन as a scientist he was not a good person. Mr. Jaffers is a duty conscious constable dedicated to his work. Discuss. Mr. Jaffers का एक कैरेक्टर स्केच है. Mr. Jaffers जो थे वो एक ड्यूटी कॉन्शियस कांस्टेबल थे जो अपने काम की तरफ कंप्लीटली डेडिकेटेड थे. He was fearless and focused about his responsibilities. वो fearless थे और अपने responsibilities की तरफ भी as a cop, as a policeman, he was very focused. When he saw a headless man, he was not deterred. मतलब he was not stopped and made a sincere effort to nab the erring culprit, to catch problematic culprit. उस culprit को पकड़ने की पूरी कोशिश करी. The headless Griffin became more and more invisible as he removed and gave up the efforts to hold the criminal. और उसके बाद he was like कि अब मैं नहीं पकड़ सकता because अब पूरी कोशिश करने के बाद ही realized this. When Griffin punched clothes one by one, this made Jaffers' task difficult, but he stopped there. But he stopped the blows at the people who tried to hold him. Jaffer withstood tons laughter. Tons lot. उसने उसका अटैक तक झेला बहुत लंबे समय तक when he was just hitting him just in order to put him down. In manner in which the villagers tried to help Jaffers in the arrest Griffin, to arrest Griffin shows कि his commitment as a cop was respected and valued by others, कि सब लोग उसकी मदद कर रहे थे. Thus Jaffers दिखाता है टू कैरेक्टर ऑफ अ fearless और एक ड्यूटीफुल कॉप जो उस टाइम पे पहुंचा जब ग्रिफिन अपने आप को इनविजिबल कर रहा था. उसी के साथ एक और क्वेश्चन, इंस्टेंसेस दो बताते हुए कि ग्रिफिन जो था वो एक हैबिचुअल थीफ है, यानी ऐसा नहीं कि वो कभी कभी चोरी कर रहा है, उसको आदत थी चोरी करने की. यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ग्रिफिन ने 3 चोरियां कर दी. सबसे पहले उसने खाना और कपड़े चुराए एक लंदन स्टोर से. फिर वहां से वो एस्केप हुआ एंड वाज कॉट अंडर द गाइज ऑफ इनविजिबिलिटी एंड रैन इनटू ड्रूरी लेन ऑफ टू स्लीप एंड ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, कि भैया वहां पे जाएगा, सोएगा और उनके स्टॉक को तैयार पहन के देखेगा. वहाँ पर उसने कपड़े तो चुराए ही, लेकिन साथ ही साथ उसने बैंडेजेस भी चुराए अपने फेस के लिए और अपने फोरहेड के लिए, डार्क ग्लासेस चुराए अपनी ब्लैंक आई को कवर करने के लिए, फॉल्स नोज, बिग बुशी विस्कर्स, विस्कर्स माने मुच्छे, एंड अ लार्ज हैट टू कैमोफ्लेज हिमसेल्फ कंप्लीटली, टू हाइड. कैमोफ्लेज का मतलब होता है कवर हिमसेल्फ कंप्लीटली, अपने आप को छुपाने के लिए सब कुछ इकट्ठा किया. ही डिड नॉट डिजिस्ट फ्रॉम अटैकिंग, मतलब ही डिड नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम, या रुका नहीं वो इस चीज़ को करने से, फ्रॉम अटैकिंग द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और उसको उसके वहाँ से भी चोरी करके भग गया वो. बिफोर डिपार्टिंग एट लंडन, आइपिंग जब वो पहुँचता है तो वहाँ पर भी वो क्लर्जीमैन के घर पे जाता है. इन द कवर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे में जाकर, इनविजिबिलिटी के होते वो वहाँ पर उसके घर में भी चोरी करता है. ये सारे मिसएडवेंचर्स प्रूव करते हैं कि वो एक हैबिचुअल थीफ है. 3 इंस्टेंसेस ये आप लोगों को याद रखने हैं. 3 इंस्टेंसेस चोरी के, 2 इंस्टेंसेस मारने के जो उसने किए थे.
दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सीबीएसई के 2023 के सैंपल पेपर का सवाल है जो भी आया है इस साल, कि ग्रिफिन का कैरेक्टर एज अ साइंटिस्ट और एज अ ह्यूमन बीइंग बताओ। तो वो कहते हैं ग्रिफिन एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट था, वो एक स्ट्रेंज साइंटिस्ट था, वो हमें पता है। Who was adamant to achieve success, जिसमें एक आग थी कि मेरे को सक्सेस होना है, कि ह्यूमन बॉडी को कैसे इनविजिबल बनाया जाए। उसने वन एक्सपेरिमेंट आफ्टर अनदर किए दिखाने के लिए, और क्योंकि उसे पता था कि वो इवेंचुअली उसको डिस्कवर कर लेगा कि ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। फाइनली उसने कुछ रेयर ड्रग्स को स्वैलो किया और अपने आप को ट्रांसपेरेंट बना लिया, लाइक अ शीट ऑफ ग्लास, जैसा मैंने बोला था ना, शीट ऑफ ग्लास बट एज हार्ड एज ग्लास। As he achieved success in the mission, instead of using it for welfare of human, he misused and troubled the people in the process. उसकी अपीयरेंस जो थी वो भी काफ़ी अब नॉर्मल थी, ओवर ड्रेस्ड थी, कि ऐसे जैसे मतलब ऐसे कौन ही विस्कर्स पहन के घूमता है, और सारे बॉडी पार्ट जो थे वो अनड्यूली मतलब बड़ी वियर्ड तरीके से कवर्ड थे। एज ए ह्यूमन बीइंग ही वाज रूड एंड ईगोइस्टिक। इंसान कैसा था? वो रूड था, ईगोइस्टिक था। यर्निंग फॉर सॉलिट्यूड, वो चाहता था कि वो अकेला लगे रहे। ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन। अनडाउटेडली वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जिसने अपनी डिस्कवरी करी है, लेकिन यूज उसे मिसडीड्स में किया है। वो एक लॉ अबाइडिंग पर्सन नहीं था, यानी वो एक काफी लॉलेस पर्सन था। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लॉलेस। He stole money from clergymen's house, hit people, terrified them, लैंडलॉर्ड के घर को जला दिया। With empathy, compassion, kindness towards अच्छाई, empathy मतलब जब आपके अंदर एक compassion, kindness towards people, could have been a better person with a hint of modesty and sense of social responsibility. मॉडेस्टी मतलब शांत रहता, अगर उसके मन में लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा होती तो वो लोगों के दिल जीत जाता। एंड पीपल वुड हैव लिव्ड पीसफुली एंड रेवरेंशियली, मतलब उसको काफ़ी खुशी के साथ उसको थैंकफुली रहते, उसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल होते कि भैया इस बंदे ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो बेचारा बड़ा ही लॉलेस इंसान था। अब आ जाओ, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम लोग ग्रिफिन का एक कैरेक्टर स्केच करेंगे, कि ग्रिफिन के लिए हम लोग क्या क्या वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। हमारे ग्रिफिन भैया बड़े ही लॉलेस बंदे थे, तो सबसे पहला वर्ड तो हम उनके लिए लॉलेस ही लगा देते हैं। लॉलेस थे, वो एसेंट्रिक थे, ठीक है। उसके अलावा वो कैलस थे। कैलस का मीनिंग हम पहले लिख चुके हैं, वो काफ़ी क्रूअल थे। वो रूड था, ठीक है। वो ईगोइस्टिक था। ही वॉज अ लुनेटिक, पागल था। ही वॉज इरिटेबल, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता था। ही वॉज इम्पेशेंट, किसी भी चीज़ का इंतज़ार उससे नहीं होता था। ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। इसके अलावा आप लोग इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हो ग्रिफिन के लिए, नोटोरियस। वो गलत चीज़ों के लिए जाना जाता था। There was one more word that I had in my mind, just give me a second, मेरे दिमाग में था। Give me a second, I'll let you know the word. It was just there in my mind. हाँ, whimsical, मन का मालिक। He was whimsical. बहुत है, इतने वर्ड्स बहुत है ग्रिफिन के लिए। इनमें से आएंगे आंसर एक ही आना है, बट ऑब्वियसली अगर आप लोग 4-5 वर्ड्स भी एक आंसर में डाल दोगे ना, 4-5 वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दोगे कि वो क्रूअल क्यों था, वो लॉलेस क्यों था, इम्पेशेंट क्यों था, नोटोरियस क्यों था। नोटोरियस होता है एक ऐसा इंसान जो अपनी गलत हरकतों के लिए जाना जाता है। फेमस का ऑपोजिट होता है नोटोरियस। फेमस इंसान वो होगा जो अच्छी चीज़ों के लिए जाना जाता है, नोटोरियस वो होता है जो गलत चीज़ों के लिए जाना जाता है। विम्सिकल था, लुनेटिक था, इगोइस्टिक था, रूट था, कैलस था, एसेंट्रिक था, लॉलेस, इम्पेशेंट, इरिटेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड। ये सारे वर्ड्स में से 4-5 भी उठा लोगे ना, 4-5 भी लर्न कर जाओगे, पेपर निकाल जाओगे बढ़िया तरीके से। अच्छी वोकैबुलरी है, यू गाइस कैन यूज इट इन योर आंसर्स। यहीं पे हो जाता है हमारा ये चैप्टर खत्म। पेपर है बहुत ज़्यादा पास बच्चों, ध्यान से पढ़ो। मैं तो चलिए अंडरग्राउंड होने वापस से,
तुम लोगों के पास टाइम है, अच्छे से करो पढ़ाई. कोई भी डाउट्स हो, डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल सी दोस डाउट्स बिकॉज आई बीन डूइंग दिस. मैं कर रही हूँ आप लोगों के डाउट्स के आंसर्स. तो जिसको जो डाउट आता है ना, प्लीज गो अहेड एंड डू लेट मी नो क्या क्या डाउट्स है. आई होप सब लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, सबको ये चैप्टर क्लियर होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं है. इट वॉज ऑल विथ फुटप्रिंट्स एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके ऊपर हमारी पूरी बुक बेस्ड है, जिसका नाम ही उस बुक के ऊपर है. ठीक है, एक और सवाल जो मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रही हूँ. आप लोगों को मुझे एक डिफरेंस बताना है. ये आंसर में आ सकता है डिफरेंस, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. हमारे पास 2 साइंटिस्ट की स्टोरीज है ना. डिफरेंस बिटवीन रिचर्ड ई ब्राइट, आप लोगों ने रिचर्ड ई ब्राइट को पढ़ा है ना. रिचर्ड ई ब्राइट एंड ग्रिफिन के बीच में क्या फर्क था. और ये वही आप लोगों ने डिमांड करा था ना क्वेश्चन, कि होना चाहिए कोई ऐसा जिसमें हमारे 2 टॉपिक्स को कवर किया जाए. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, रिचर्ड और ई ब्राइट के बीच का क्या क्या डिफरेंस था. रिचर्ड ई ब्राइट एक समझदार साइंटिस्ट था, उसने दुनिया का भला किया, उनका इंटरेस्ट जो था वो साइंस में अच्छी चीज़ों के लिए था. ग्रिफिन कंप्लीटली ऑपोजिट था. रिचर्ड ई ब्राइट की तारीफें कर देना, ग्रिफिन की बुराइयां कर देना. आंसर विल बी डन. ठीक है, तो ये आंसर आप लोग करके रखेंगे. जिसको कोई हिंट्स है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे हिंट्स बताएंगे. आई विल अप्रूव, मैं अपना थम्स अप भेज दूंगी. यू गाइज विल गेट टू नो कि ऐसा अप्रूव हो गया है आप लोगों का. आप लोग अपने आंसर्स में लिख सकते हो. आ सकता है क्वेश्चन पेपर में फॉर श्योर. रिचर्ड ई ब्राइट और ग्रिफिन के बीच में दोनों साइंटिस्ट थे, क्या फर्क था. ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो. ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबडी. जिन लोगों के प्री बोर्ड्स हैं, आई होप सब सवाल आप लोगों को काम आएंगे. जिनके नहीं है, learn these questions, prepare these questions, answer अपनी language में लिखो. there is no issue in that. Just keep studying, score good. Bye bye students, we'll meet in the next class with just a new chapter. Bye bye everyone.